नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश को पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या कुछ आपके लिए आज खास है। सबसे पहले आज वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे टिकटॉक की। टिकटॉक को लेकर अमेरिका चीन की लास्ट मिनट डील हुई है। इस लास्ट मिनट डील में क्या कुछ हुआ है ये भी आपको बताएंगे। ये लास्ट मिनट क्यों हुई है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप टिकटॉक को बैन करने पर उतारू थे और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के युवाओं को ये सौगात दी गई है। सौगात टिकटॉक की दी गई है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि टिकटॉक के रिवॉल्यूशन के बारे में, कैसे एक चाइनीज ऐप ने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर राज किया। टिकटॉक सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सोशल मीडिया के दौर में क्रांति बनकर आया है, जिससे युवाओं की जिंदगी सवारी भी है, कुछ को कमाई का जरिया भी दिया है। कैसे एक ऐप ने पूरी दुनिया को जोड़ा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और फिर बात करेंगे ड्रोन रेवोल्यूशन की। आज जब बात थर्ड वर्ल्ड वॉर की हो रही है तो टेक्नोलॉजी और ज्यादा हाईटेक हो गई है, हथियार हाईटेक हो गए हैं, इनका भी जिक्र किया जाता है। कैसे बड़े बड़े हथियारों की जगह छोटे ड्रोन ने ले ली है और दुश्मन की धरती पर कैसे वो छोटा सा ड्रोन तबाही मचा रहा है वो भी आपको बताएंगे। कौन से वो ड्रोन हैं, कौन से वो देश हैं जिन्होंने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। एक हल्का ड्रोन कैसे पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर सकता है ये सब आपको बताएंगे। वो कौन से देश हैं जिन्होंने ड्रोन रिवॉल्यूशन को बढ़ाया है। और उसके बाद आज हमारी तीसरी खबर वर्ल्ड नाउ में होगी दो दुश्मन देशों की, जो कहने को तो पड़ोसी हैं लेकिन मौका मिला तो एक दूसरे पर कब्जा कर देते हैं। हम बात चीन और ताइवान की कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि चीन ताइवान का जिक्र जब भी होता है तो साउथ चाइना सी का भी जिक्र होता है। साउथ चाइना सी इन दोनों के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी समझेंगे। दुनिया के लिए क्या अहम है, उससे अमेरिका का क्या कनेक्शन है। जो जिनपिंग अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं तो ताइवान का समर्थन करने पर वो क्यों चिढ़ जाते हैं, ये तमाम बातें आपको दिखाएंगे। लेकिन वर्ल्ड नाउ में सबसे पहली खबर टिकटॉक से जुड़ी हुई है। टिकटॉक के बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका और चाइना के बीच में एक ट्रेड डील हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच इस टिकटॉक ऐप को लेकर समझौता हुआ है, जिससे यह माना जा रहा है कि अब टिकटॉक अमेरिका में बैन नहीं होगा। डेट थी एक्सटेंड किया गया था अमेरिका की तरफ से, डेट थी 17 सितंबर। लेकिन अब यह इंफॉर्मेशन आ रही है कि टिकटॉक जो है वो अमेरिका में बैन नहीं होगा। टिकटॉक अमेरिकी बाजार में काम करना जारी रख सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के खुद संकेत दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, जो पोस्ट आप इस वक्त देख रहे हैं, इस पोस्ट में लिखा गया है कि यूरोप में अमेरिका और चीन के बीच बड़ी व्यापार बैठक हुई है जो बहुत अच्छी रही है। इसमें एक खास कंपनी को लेकर समझौता हुआ है जिससे हमारे देश के युवा बचाना चाहते हैं। वो बहुत खुश होंगे। मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करूंगा, हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करूंगा। इससे एक बात साफ है कि ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर समझौते का इशारा जरूर किया है। अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेम्सन ग्रियर और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग के बीच में यह डील हुई है। ये वही ट्रंप है जिन्होंने चाइना पर 50% से 145% तक का टैरिफ लगाया है और जो चीन को दुनिया पर दबदबाना चाह रहा है और चीन का दुनिया पर दबदबा बनाने से रोकना चाह रहा है। ये वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वहीं ट्रंप अब चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये डील अमेरिका की बहुत बड़ी हार है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की हार है, जो चुनाव जीतने के पहले चाइना को सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहे हैं। लेकिन बीजिंग की जवाबी कार्रवाई के बाद वो खुद अब बीजिंग के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में टिकटॉक का क्या प्रभाव है ये भी समझिए। अमेरिका ने जनवरी 19, 2025 यानी कि इसी साल 2025 में टिकटॉक पर बैन लगा दिया था। अमेरिका का एक कहना था कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा इसकी वजह है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी रीजन दिया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा है, बढ़ सकता है। हालांकि अभी भी ये ऐप अमेरिका में काम कर रहा है।
बैन अभी तक लागू नहीं किया गया है। बैन की लास्ट जो बैन लागू किया गया था उसको एक्सटेंड किया गया, उसकी डेट 17 सितंबर की गई। लेकिन स्पेन के मैड्रिड में यह जो ट्रेड टॉक चल रही है दोनों देशों के बीच में, इससे यह तो साफ है कि टिकटॉक अब अमेरिका में बैन नहीं होगा। अमेरिकी सरकार और चीनी बाइटडांस कंपनी के बीच इस ऐप की अमेरिकी हिस्सेदारी बेचने को लेकर बातचीत चल रही है। 2024 में अमेरिकी संसद ने एक कानून बनाया था कि अगर बाइटडांस अपनी अमेरिकी हिस्सेदारी नहीं बेचता है तो टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। हालांकि अब टिकटॉक पर फाइनल डील जिनपिंग और ट्रंप की फोन पर बातचीत पर ही होगी, जो कि फ्राइडे को होनी है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर अमेरिका के अंदर टिकटॉक का कंट्रोल किसी अमेरिकी कंपनी ने नहीं खरीदा तो इस ऐप को बैन कर दिया जाएगा, जिसकी डेडलाइन हमने आपको बताई 17 सितंबर दी गई थी। लेकिन उससे पहले ही ये डील जो है मैड्रिड में हो चुकी है। टिकटॉक अमेरिका में बेहद फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जहां भी टिकटॉक यूज होता है वहां वो फेमस होता ही है। यूथ के फेवरेट ऐप्स में से टिकटॉक को एक माना जाता है। अमेरिका की आबादी का बेहद बड़ा हिस्सा टिकटॉक का इस्तेमाल करता है और ये अमेरिका में बहुत बड़ा इनकम का जरिया भी है। अब आप समझिएगा कितने यूजर्स हैं। 17 करोड़ यूजर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं। हर दिन की बात की जाए तो 8 करोड़ 20 लाख लोग हर दिन टिकटॉक पर देखते हैं। एक एवरेज बात की जाए डेली, अमूमन सोशल मीडिया में अलग अलग ऐप्स होते हैं, लेकिन डेली 33 मिनट्स जो है वो टाइम स्पेंड किया जाता है अमेरिकन का चाइनीज ऐप टिकटॉक पर। 16 से 24 साल के 60% यूजर्स है। हर थर्ड अमेरिकन के फोन में टिकटॉक है। युवा क्रिएटर्स की सालाना कमाई इससे बहुत ज्यादा होती है, जो कि ये बताई जा रही है कि $15,000 से लेकर $25,000 तक एनुअल इनकम हो जाती है जो टिकटॉक यूज करते हैं, जो टिकटॉक पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। यहां तक कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई $44,250 हो जाती है। यह एनुअल इनकम है। ये साफ तौर पर एक बात तो दर्शाती है कि अमेरिका में जो लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं वो पैसे कमाते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन था अमेरिका और चाइना की इस डील के लिए। अमेरिका की आबादी लगभग 34 करोड़ है और 17 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। लगभग आप समझिए अमेरिका की आधी आबादी टिकटॉक यूज करती है। जिस टिकटॉक को ट्रंप बैन करने की योजना बना रहे थे, उस टिकटॉक ने ट्रंप की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अमेरिका की राजनीति में सोशल मीडिया का प्रभाव अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आप अमेरिका छोड़िए, इस दुनिया में किसी भी देश की राजनीति में सोशल मीडिया के इंपैक्ट को हम कम नाप ही नहीं सकते हैं। जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के दौरान ट्रंप और उसके समर्थकों के अलावा विरोधी पार्टियों के लोगों ने भी टिकटॉक का इस्तेमाल किया था। टिकटॉक के जरिए कैंपेन घर घर तक पहुंचाया गया था। क्रिस्प वीडियो के जरिए राजनीतिक संदेश दिया गया था। मीम शेयर किए गए थे। प्रचार तेजी से वायरल किए जा रहे थे। वीडियोस से, मीम्स से, वायरल कंटेंट थे। इन तमाम चीजों ने युवाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ा दी थी, चुनावी संदेश फैलाया था। युवाओं में एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए फनी और पॉलिटिकल मीम्स का इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप की टीम ने कंटेंट को युवाओं की रुचि अनुसार तैयार किया था और वही कंटेंट जो है इलेक्शन के दौरान लोगों की जो सोशल मीडिया फीड्स होती है उस पर आता था। टिकटॉक से जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रेंडिंग हैशटैग हुआ करते थे, हैशटैग ट्रंप 2024, हैशटैग मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यह हैशटैग था जो चलता था। ट्रंप समर्थक कंटेंट मीम्स बनाते थे, मजेदार वीडियोस इन टिकटॉक पर डालते थे जो आप पीछे देख रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस डालते थे क्योंकि जो हमारी दुनिया के युवा हैं वो 30 से 45 सेकंड में कंटेंट चाहते हैं और इसी 30 से 45 सेकंड का कंटेंट वो टिकटॉक पे देखते थे। वही उनके माइंड में इतना इंपैक्ट करता था कि उस पॉलिटिशियन को वो वोट करके आते थे। इस चाइनीज ऐप टिकटॉक की बहुत बड़ी भूमिका रही है ट्रंप के इलेक्शन जीतने में।
ट्रम्प का जो फुल फ्लेजेड लंबा चौड़ा भाषण होता था, यानी कि इलेक्शन कैंपेन में स्पीचेस होती थी, उसके खूब मजेदार कंटेंट, एक्टिंग वाले वीडियोस, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ये सब ट्रेंड कराए जाते थे। उन कंटेंट को युवाओं तक इस माध्यम से पहुंचाया जाता था, टिकटॉक के माध्यम से, जो राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर कंटेंट वायरल करने के लिए एल्गोरिथम बेहद जरूरी है और इसका इस्तेमाल ट्रंप के समर्थकों ने किया है। कई सारे समर्थक थे, वो इसी एल्गोरिथम पर चल रहे थे और इसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया, जिसने बहुत बड़ी भूमिका डोनाल्ड ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने में निभाई है। अब बात करते हैं टिकटॉक की, तो टिकटॉक ने सोशल मीडिया की दुनिया को ही बदल दिया है, दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म ने सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि लोगों की कमाई का बहुत बड़ा जरिया भी बना है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम बना है। बहुत कम टाइम में चाइनीज ऐप टिकटॉक ग्लोबली पसंद किया जाने वाला ऐप बन गया है। अब टिकटॉक डांस मीम्स का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये एक ऐसा मंच बन गया है जहां टैलेंट देखा जा सकता है। तो आपको ये बताते हैं कि सोशल मीडिया ऐप की शुरुआत कैसे हुई थी, ये रिवॉल्यूशन कैसे आया था। 2014 में चीन में म्यूजिकली ऐप आया था। आपको याद होगा ये ऐप म्यूजिकली लॉन्च किया गया था, ये 2014 की बात है। 2017 में बाइट डांस ने म्यूजिकली को $800 मिलियन में खरीद लिया था। बाइट डांस ने खरीदा था म्यूजिकली, उसी ऐप का नाम बदला गया और उसका नाम टिकटॉक रखा गया और 2018 में टिकटॉक अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप माना गया। 2020 तक सबसे फेमस सोशल प्लेटफॉर्म बना। ये जो टिकटॉक आप देख रहे हैं, जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, डांस चैलेंज होते हैं, म्यूजिक ट्रेंड्स होते हैं, ये तमाम चीजें वायरल होने लगी। प्रोडक्ट प्रमोशन और शॉर्ट विज्ञापन का जरिया भी बना। एडवर्टीजमेंट करने लगे लोग, सेलिब्रिटीज ने इसको यूज किया है। छोटा क्रिस्प कंटेंट लोगों को पसंद आने लगा। ये फॉर्मेट, कंटेंट का ये फॉर्मेट किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये फॉर्मेट आया और लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, लोगों ने इसे शेयर किया, लोगों ने इसे बढ़ चढ़कर डाउनलोड भी किया है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स, बिजनेस और इनकम का बहुत बड़ा जरिया बन गया था। नए क्रिएटर्स को टैलेंट दिखाने का मौका मिला था। छोटे बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बढ़ाने में काफी मदद मिली थी। अगर कोई कुकिंग का वीडियो बनाता था, किसी को शौक था, उसका कंटेंट अगर वायरल हुआ, कोई डांस करता था, कोई कॉमेडी करता था, कोई एक्टिंग करता था। 2020 आपको याद होगा, मुझे लगता है कोई उससे भूल ही नहीं सकता है। 2020 वो दौर था जब कोविड-19 फैला हुआ था। उस कोविड-19 में टिकटॉक रिवॉल्यूशन आया था और उस टिकटॉक रिवॉल्यूशन का असर दुनिया ने देखा था। लोग घर में समय बिता रहे थे, एंटरटेनमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे थे। इस साल टिकटॉक ने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया था। वर्ल्ड का सबसे अधिक डाउनलोडेड ऐप बन गया था ये। 2020 में टिकटॉक ने पहली बार 1 बिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार किया था। टिकटॉक शॉर्ट वीडियो और म्यूजिक चैलेंज के लिए सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया। लोग डांस करते थे, कॉमेडी करते थे। आपको याद होगा DIY, दैट मींस डू इट योरसेल्फ, ये तमाम वीडियोस बनने लगे थे। 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से टिकटॉक यूजर्स की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब आप समझिए कि कितने लोगों ने कब कैसे यूज किया था। 2018 में 55 मिलियन से इस्तेमाल करते थे। 55 मिलियन भी ध्यान रखिएगा कम आंकड़ा नहीं होता है। 2019 में यह आंकड़ा 500 मिलियन बन गया और 2020 में 800 से 850 मिलियन यह आंकड़ा टच कर गया था। कोरोना का दौर था, कुछ ही महीनों में टिकटॉक यूजर्स 2 गुना हो गए थे। आपको यह भी बताते हैं कि हर महीने कितने लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड किया है। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, सुनिएगा ध्यान से। जनवरी मंथली फिगर आपको बता रहे हैं। 2020 में टिकटॉक के रिवॉल्यूशन में जनवरी में 30 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया था। मार्च की बात की जाए तो मार्च में 50 मिलियन ने, अप्रैल में 60 मिलियन ने, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया आंकड़ा बढ़ता गया। जुलाई में 70 मिलियन लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड किया था, अगस्त 75 मिलियन।
ये 2020 का स्टैट्स आप देख रहे हैं। जैसे जैसे महीना बढ़ता गया, टिकटॉक लोगों ने इतनी ज्यादा तादाद में डाउनलोड किया है। 2020 में टिकटॉक को सबसे अधिक नए यूजर्स इंडिया से मिले थे, हमारे देश भारत से मिले थे। भारत में लॉकडाउन के समय इंटरनेट और स्मार्टफोन उपयोग में तेजी से बढ़े थे, जिसमें कई नए यूजर्स आए थे। टिकटॉक का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लगभग 120 मिलियन लोग टिकटॉक से जुड़े। भारत के बाद अमेरिका लगभग 30 से 40 मिलियन, ब्राजील की बात की जाए तो 15 से 20 मिलियन, उसमें भी काफी संख्या जो है न्यू यूजर्स की वो बढ़ी थी जो कि टिकटॉक से जुड़े थे। फिलहाल अभी करंट सिनेरियो की बात की जाए तो टिकटॉक इंडिया में बैन है। जून 2020 में जो गलवान में झड़प हुई थी, उसके बाद भारत सरकार ने टिकटॉक समेत कई ऐसे चाइनीज ऐप्स हैं जिन पर बैन लगा दिया था। और ग्लोबली 2025 तक टिकटॉक के लगभग 1.5 बिलियन से ज्यादा यूजर्स आज की तारीख में एक्टिव हैं ये यूजर्स। अगर टिकटॉक के यूजर्स के लिए अपॉर्चुनिटी की बात करें तो टिकटॉक ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया था। क्रिएटर्स सीधे तौर पर उन वीडियो के माध्यम से प्रोडक्ट्स को बेच सकते थे। उपलब्ध देशों में एशिया, यूरोप और अमेरिका ये सभी शामिल हैं। क्रिएटर को सेल्स पर कमीशन भी मिलता था। बड़े ब्रांड्स क्रिएटर्स को प्रमोशन के लिए पे करते थे। कुछ टॉप क्रिएटर्स की अगर बात की जाए तो उनकी $1 लाख से भी ज्यादा इनकम थी इन्हीं प्रमोशन से। खासकर ब्रांड डील और टिकटॉक शॉप के जरिए छोटे क्रिएटर्स के लिए इनकम वर्चुअली गिफ्ट सी ब्रांडेड पोस्ट से होती थी। लाइव स्ट्रीम पर फॉलोअर्स क्रिएटर को वर्चुअली गिफ्ट भेज सकते थे। आप सोचिए, ये सब कुछ टिकटॉक पे होता था। ये गिफ्ट्स क्रिएटर के पैसे में बदल सकते थे। इसमें टिकटॉक और क्रिएटर्स दोनों को इनकम होती थी। यूजर्स को ब्रांडेड हैशटैग के साथ वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। ड्रॉप शिपिंग, छोटे व्यापार, लोकल ब्रांड्स, ये सारी चीजें तेजी से टिकटॉक पर ग्रो कर रही थी। टिकटॉक दुनिया भर में 154 देश और 75 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। आप कल्पना कीजिए, टिकटॉक दुनिया भर में इतने देशों में है, इतनी भाषाओं में है। टिकटॉक ने मेटा को भी पछाड़ दिया था। Q2 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला सोशल मीडिया ब्रांड बनकर उभरा था, जो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन चुकी है। अब आपको बताते हैं कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पर कितने यूजर्स हैं। टिकटॉक की बात की जाए तो 1.5 बिलियन यूजर्स हैं। व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा हैं जो कि 3.14 बिलियन यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी कम नहीं है, 2 बिलियन यूजर्स हैं। मेटा पर 3.07 बिलियन यूजर्स हैं और यूट्यूब पर 2.5 बिलियन यूजर्स हैं। टिकटॉक पूरी दुनिया का फेवरेट था। मेटा की कंपनी इंस्टाग्राम के लिए ये एक बड़ा खतरा बन रहा था, क्योंकि जो यूथ्स को टिकटॉक पसंद आ रहा था और जो यूथ है वो टिकटॉक की ओर शिफ्ट हो रहे थे। इंस्टाग्राम ने यह तय किया कि यूजर्स को टिकटॉक जैसा शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म अपने ऐप के अंदर ही दिया जाएगा। टिकटॉक को टक्कर देने के लिए इंस्टाग्राम ने रील्स की शुरुआत की। ये उसी समय हुआ था जब इंडिया ने जून 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया था। जब भारत में टिकटॉक बैन हुआ तो क्रिएटर्स को एक दूसरा प्लेटफॉर्म मिला और इसी तरह रील्स जो है वो फेमस हो गया। शुरुआत में ये फीचर 50 से ज्यादा देशों में था, जिसमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी में आया था। भारत में टिकटॉक का विकल्प न होने से रील्स ने तुरंत बहुत बड़ी सफलता हासिल की, आज तक हासिल करता आ रहा है। रील्स को पूरा इंस्टाग्राम यूजर बेस इस्तेमाल कर सकता है। यहां टिकटॉक बैन है, वहां रील्स को और भी ज्यादा और बड़ा फायदा मिल रहा है। जब टिकटॉक और बाद में इंस्टाग्राम रील बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए तो यूट्यूब ने भी शॉर्ट फॉर्मेट लाने का फैसला किया। मकसद था क्रिएटर्स सिर्फ लंबे वीडियोस ही नहीं बल्कि 15 से 60 सेकंड के अंदर छोटे और वर्टिकल वीडियो आसानी से बना सके। सितंबर 2020 सबसे पहले यूट्यूब का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ था।
जुलाई 2021 में शॉर्ट्स आया था। आपको याद होगा, जो फीचर था 100 से अधिक देशों में इसको उपलब्ध कराया गया था, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ब्राजील ये सब शामिल थे। YouTube शॉर्ट्स के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि YouTube पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है और उसी में शॉर्ट वीडियोस का विकल्प जोड़ने से क्रिएटर्स और व्यूअर्स दोनों को आसानी मिलेगी। एक तरफ चीन से व्यापार तो दूसरी तरफ भारत से भी अमेरिका की व्यापार की कोशिश हो रही है। ये दो वही देश हैं जहां टैरिफ ज्यादा है। भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपने देखा यूरोप में क्या चल रहा है। यूरोप में मीटिंग हो रही है। टिकटॉक जो बैन के लिए डेट्स एक्सटेंड की गई थी उस पर चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से फ्राइडे को बात करेंगे। उधर अगर बात अब भारत की जाए तो इंडिया में यूएस के नेगोशिएटर्स पहुंचे हुए हैं। कोशिश चल रही है कि किसी तरह की कोई ट्रेड डील जो है वो क्रैक की जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो खुद मान रहे हैं कि उनकी टैरिफ की वजह से भारत जैसे दोस्त अमेरिका से दूर चले गए। अब भारत और अमेरिका की दोस्ती वाली गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। एक बार फिर से बातचीत के मेज पर अमेरिका और इंडिया बैठने को तैयार है। अमेरिका के व्यापार वार्ताकार ब्रेडन लिंच बातचीत के लिए भारत में है। ये ट्रेड डील पर छठे दौर की बातचीत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का रास्ता निकल जाएगा। दरअसल अमेरिका के प्रशासन की ओर से लगाए गए जो हाई टैरिफ रेट्स हैं उससे भारत का एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। रशिया से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच में यह पहली बार है जब बायलैटरल टॉक्स हो रही है, ट्रेड टॉक्स हो रही है। इस साल की बात की जाए तो इसी साल की शुरुआत में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए सितंबर-अक्टूबर की समय सीमा तय की थी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों के बीच कई अरबों का बिलियन डॉलर्स का कारोबार होता है। 131.84 बिलियन डॉलर ये आंकड़ा है जो दिखाता है कि इंडिया और अमेरिका का ट्रेड कैसा है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट 86.51 बिलियन डॉलर है और इंपोर्ट 45.33 बिलियन डॉलर्स है। यही आता है ट्रेड डेफिसिट। वहीं ट्रंप, आपको यह भी समझने की जरूरत है कि एक तरफ तो चाइना को लेकर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ यूएस के जो नेगोशिएटर्स हैं वो न्यू दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद वो ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं जहां प्रिंस चार्ल्स उनकी मेजबानी करेंगे। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ब्रिटेन का दौरा किया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, ये उनका दूसरा दौरा है। प्रिंस और प्रिंसेस ट्रंप दंपति का स्वागत करेंगे। इसके बाद किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला औपचारिक रिसेप्शन देंगे। दिन भर का कार्यक्रम बेहद शाही अंदाज में होगा जैसे रॉयल्स का होता है। रॉयल कैरेज प्रोसेशन होगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी, सैन्य विमानों की फ्लाई पास होगा, शानदार स्टेट बैंकेट भी इसमें शामिल है। यह दूसरी बार होगा जब ट्रंप को स्टेट विजिट का निमंत्रण मिला है। आमतौर पर दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसा निमंत्रण नहीं मिलता है। 2019 में पहले ट्रंप ब्रिटेन गए थे जब क्वीन एलिजाबेथ II ने उनका स्वागत किया था, वो भी भव्य स्वागत था। इस बार ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने ट्रंप को यह यात्रा करने का निमंत्रण दिया है। ट्रंप ब्रिटेन के पीएम के साथ भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन इस यात्रा के दौरान 10 अरब डॉलर से ज्यादा के व्यापार समझौते करने वाले हैं। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस टेक के क्षेत्र भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। यह उम्मीद भी लगाई जा रही है कि क्या बातें होंगी, क्या बातें नहीं होंगी। अब आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली स्टोरी के टुवर्ड्स, जिसमें आज हम बात करेंगे युद्ध के मैदान में अब टेक्नोलॉजी की भागीदारी कहां पर है, पहले से जो बहुत ज्यादा हो चुकी है। आज हम बात करेंगे ड्रोन्स की। ड्रोन युद्ध में क्या मतलब रखते हैं, कैसे ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं।
पावरफुल टूल्स में बदल रहे हैं, इनसे मिलिट्री की स्ट्रैटेजी बदल रही है, यानी कि सैन्य रणनीति में बदलाव आ रहा है। ड्रोन यानी बिना पायलट वाला हवाई वाहन अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रह गया है, ये युद्ध में हमला करता है, रिमोट सर्वेलेंस होता है, डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैनिक अब दूर बैठकर ही ड्रोन के जरिए निशाना साध सकते हैं। ग्राउंड फोर्सेस का खतरा कम हो जाता है, हमलों की सटीकता इससे बढ़ जाती है। ड्रोन्स आज की तारीख में वॉर की स्ट्रैटेजी को रिवॉल्यूशनराइज कर रहे हैं, यानी कि ड्रोन युद्ध की जितनी भी रणनीतियां होती है उसमें बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ रहे हैं। ये छोटे होते हैं, ये तेज होते हैं और हार्ड टारगेट्स तक पहुंचने में बहुत सक्षम होते हैं। ये ड्रोन्स पारंपरिक हथियारों से कहीं अधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में एआई और ऑटोनॉमस सिस्टम के साथ ड्रोन और अधिक स्मार्ट और खतरनाक बन सकते हैं। युद्ध के मैदान की तस्वीर पूरी तरह से अब बदलने वाली है। ड्रोन युद्ध अब केवल भविष्य की कल्पना नहीं रह गया है, ये वास्तविकता है, यही हकीकत है। और आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा भी बदल सकती है, यानी ड्रोन ने आधुनिक लड़ाई का मंजर ही बदल दिया है। आज हम आपको ये बताएंगे कि ड्रोन्स जो है जब बैटलफील्ड पर आते हैं तो कैसे दिखते हैं, यानी कि युद्ध के मैदान में ड्रोन का आरंभ कब हुआ था, ये कैसे बदला था, ये हथियार में कब शामिल हुआ था। ड्रोन वॉरफेयर की पूरी टाइमलाइन को समझिएगा। ड्रोन वॉरफेयर की टाइमलाइन क्या कहती है, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर और ये जानकर कि युद्ध में ड्रोन की शुरुआत जो है वो लगभग 100 साल पहले हुई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 साल पहले युद्ध में ड्रोन इस्तेमाल किए जाते थे? लेकिन ऐसा है, यही हकीकत है। 1910 प्रोटोटाइप और रिमोट कंट्रोल परीक्षण हुआ था। 1910 की यह बात है जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब यह परीक्षण हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि असली बदलाव जो है वो 1990 के दशक में आया है। हालांकि इसीलिए ये ज्यादा अब चर्चित है, इसका चलन भी अब ज्यादा है क्योंकि इसकी चर्चा जो है वो रिसेंट हुई है। 1990 के बाद ड्रोन्स और ड्रोन्स की स्ट्रैटेजी वॉर फील्ड में बहुत मेजर चेंज देखने को मिला है। सैटेलाइट नेविगेशन, मिनी कंप्यूटिंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन में वर्क करता है। ये जो ड्रोन है उसका वर्क किस तरह होता है आप वो समझिए। रियल टाइम कम्युनिकेशन यानी कि ड्रोन कहीं पर है, उसी के विजुअल्स उस पॉइंट पर हमें मिल रहे होते हैं। और आज की तारीख में विजुअल से बहुत आगे जा चुका है ड्रोन। ड्रोन की टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ बहुत बदल चुकी है, बहुत पावरफुल हो चुका है। पहले बड़ा इस्तेमाल अमेरिका और इराक के वॉर में हुआ था। जो सबसे पहले ड्रोन का बहुत बड़ा इस्तेमाल अगर कहीं हुआ था तो वो 2 हाईटेक वॉरफील्ड्स, वॉर जोन्स में हुआ था, जो कि अमेरिका और इराक है। बाद में अफगानिस्तान में आपने देखा था अफगानिस्तान के क्या हालात हुए थे। अफगानिस्तान में बहुत ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। अफगानिस्तान में बाद में देखा गया था। ड्रोन वॉरफेयर की टाइमलाइन हमने आपको बताई, जहां अमेरिका और इराक का वॉर हो या फिर अफगानिस्तान क्यों ना हो, इन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल पूरे तौर पर किया गया था। 1990 के बाद से बदलाव हुआ है। ड्रोन ने जंग के नियम बदल दिए हैं। आप सोचिए, ऐसी तकनीक है ये, खतरनाक टोही, सटीक स्ट्राइक, देर तक निगरानी, सब कुछ अब संभव हो चुका है। साल 2000 के बाद ड्रोन की तकनीक में तेजी से बदलाव आया है, यानी कि छोटे हमलावर ड्रोन्स, स्वॉर्म टेक्निक और सिविलियन एरिया में उनका प्रभाव नई चुनौती बन गया है। आज ड्रोन सिर्फ सैन्य ही नहीं, गैर राजकीय गिरोह, आतंकी समूह और आर्म्ड फोर्सेस इसका इस्तेमाल करती है, जिससे नियम और जवाबदेही पर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन खतरनाक टोही से लेकर स्वॉर्म अटैक तक ये छोटे बड़े ड्रोन से नक्शा बदल देते हैं। वेपन्स एंड स्वॉर्म्स यानी कि नए हथियार और स्वॉर्म विजन, कई छोटे ड्रोन एक साथ हमला कर सकते हैं। इजराइल ने वॉर में ड्रोन का इस्तेमाल कर एक मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट छेड़ दिया था, यानी कि आधुनिक संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो गया था, जिसे ड्रोन युग कहा जाता है। और अब अमेरिका जैसे बड़े देश भी इस तकनीक का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं।
इजराइल ने न सिर्फ गाजा या आसपास के इलाकों में इसका इस्तेमाल किया है, बल्कि कई पड़ोसी देशों में भी ड्रोन हमले कर चुका है। इजराइल ने ड्रोन हमले मुख्य रूप से उन देशों पर किए हैं जहां पर मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव है और जहां ये सीमा पार से हमले हो सकते हो। इजरायली ड्रोन हमले का महारथी आखिर कौन है, ये भी समझिएगा कि ये जो ड्रोन होते हैं कौन इसमें महारथी है, क्या है, ड्रोन से क्या इंपैक्ट होता है, आप ये समझ सकते हैं। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं ये सब जो इंपैक्ट है वो ड्रोन से हुआ है। अब आप ये समझिएगा कि गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन में इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और गांव पर ड्रोन से वॉर इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन में भी बहुत ज्यादा और भारी तादाद में ड्रोन इस्तेमाल हुआ था। आज भी जब हम इजराइल से वॉर की खबरें पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी वेपन का होता है तो वो ड्रोन होता है। साथ ही साथ ये समझिए आप कि सैन्य और तेल गैस ठिकानों पर भी इजराइल ने ड्रोन अटैक किया है। ईरान की परमाणु सैन्य, इजराइल और ईरान का बहुत रीसेंट वॉर है जिसमें इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया था। इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और इसी टेक्नोलॉजी को लेकर बाकी जो देश हैं इजराइल के आसपास उस पर इसका असर देखने को मिलता है। इजराइल ने ईरान के परमाणु सैन्य और तेल गैस ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया है। इजराइल ने हालिया संघर्ष में कई ड्रोन उड़ाए हैं। इन ड्रोन ने सटीक निशाने साधे हैं, कुछ ही मिनटों में कई ठिकानों को खाक कर दिया है। चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया है, इमारतें ढहती जा रही हैं, तबाही उसकी गवाही देती जा रही है। इजराइल के बाद अब अमेरिका भी ड्रोन का युद्ध काफी अहम तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान से लेकर इराक तक और इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिकी ड्रोन ने युद्ध के नियम बदल दिए हैं। यानी ड्रोन अब सिर्फ निगरानी का जरिया नहीं है बल्कि दुश्मन को निशाना बनाने का सबसे घातक हथियार बन चुका है। अमेरिका ने इसे कई मोर्चों पर आजमाया है। 2001 की बात करेंगे। 2001 के बाद अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी ड्रोन हमले तेज हुए। अल कायदा और तालिबान के ठिकानों पर सटीक वार किए गए। इराक और सीरिया में आईसिस को खत्म करने में अमेरिका ड्रोन ऑपरेशन गेम चेंजर साबित हुआ था। बिना किसी सैनिक की जान खतरे में डाले दुश्मन को ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका के पास MQ-9, रेपर और प्रेडेटर जैसे एडवांस ड्रोन्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। उनकी रेंज हजारों किलोमीटर की है और दुश्मन पर निशाना वो साध सकते हैं। अमेरिका के पास कौन कौन से एडवांस ड्रोन्स हैं ये अब आप समझिएगा, क्योंकि अमेरिका के पास ड्रोन्स की बहुत लंबी फेहरिस्त है और बहुत बड़ी ताकत है। MQ-9 रेपर है जो बहुत लंबी दूरी तय करता है, जो हाई प्रिसिजन स्ट्राइक करता है। अब बात करते हैं MQ-1 प्रेडेटर जिसकी निगरानी और मिसाइल अटैक में माहिर माना जाता है। RQ-4 ग्लोबल हॉक जो कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पर अटैक करता है, लंबी उड़ानें भरता है, निगरानी भी रखता है। RQ-170 सेंटिनल स्टील्थ ड्रोन की बात की जाए तो वो कई सीक्रेटिव ऑपरेशंस में काम आता है। X-47B नेवी का फ्यूचर कॉम्बैट ड्रोन है जिसकी अपने आप में बहुत विशाल इसको माना जाता है। आसमान से मौत बरसाने की तैयारी यानी कि ड्रोन वॉरफेयर में अमेरिका सबसे आगे निकलता जा रहा है। आज की तारीख में भी इजराइल से शुरू हुआ ड्रोन युग अब अमेरिका की ताकत बन चुका है। आने वाले वक्त में ड्रोन सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि पूरी की पूरी जंग की तस्वीर बदल सकता है। रशिया और यूक्रेन वॉर में ड्रोन ही निर्णायक हथियार साबित हुआ है। मेजॉरिटी जो कैजुअलिटीज रही हैं तो उसमें बड़ा हिस्सा ड्रोन हमलों से जुड़ा हुआ है। ये हमले शहरों में भी हो रहे हैं। दोनों तरफ से हजारों ड्रोन तैनात किए जाते हैं, दागे जाते हैं। छोटे FPV हो, क्वाड क्राफ्टर से लेकर लॉन्ग रेंज लूटरिंग तक हर कुछ में ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि मोर्चे पर होने वाले हताहत का लगभग 70% ड्रोन हमलों से हो रहा है। यानी कि ड्रोन ने मोर्चे पर किल जोन की परिभाषा को बदल दिया है। छोटे सस्ते उपकरण
निर्णायक हो रहे हैं, दुश्मनों का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। इन पर कैनन से हमले को दिशा देने के मामले में रशिया और यूक्रेन दोनों के ड्रोन्स काफी कारगर साबित हुए हैं। इनकी भूमिका इतनी अहम हो गई है कि पारंपरिक टैंक और तोप की जगह अब ड्रोन आगे दिखने लगे हैं। आप सोचिए, ये वॉर की तस्वीर बदल रही है। रशिया ने हाल ही में अपनी ड्रोन फैक्ट्री को मीडिया को दिखाया था, और जहां कमर्शियल और कामिकाज़े ड्रोन बनाए जा रहे थे। ये कदम ये बताता है कि रशिया अपनी घरेलू उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को बढ़ा रहा है, विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कम करने की कोशिश में है। जंग अब ड्रोन बनाम ड्रोन की होती जा रही है। रिजल्ट साफ है, रशिया यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक नई रणनीति की रीढ़ बन चुका है। आने वाले दिनों में मोर्चे की तस्वीर इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कौन सा देश कितनी तेजी और कितने बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाकर चला सकता है। यह अब आप समझिए कि दुनिया का युद्ध अब जमीन पर नहीं हो रहा है बल्कि आसमान में लड़ा जा रहा है। इससे सबसे बड़ी भूमिका ड्रोन निभा रहा है। यह न सिर्फ जासूसी करता है बल्कि मिसाइल्स, बम गिराने में माहिर माना जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया के उन 10 देशों की लिस्ट जिनके पास सबसे ज्यादा मिलिट्री ड्रोन्स हैं। सबसे ज्यादा एज एक्सपेक्टेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। सबसे ज्यादा एडवांस ड्रोन माने जाते हैं। MQ-9 रेपर हो, RQ-4 ग्लोबल हॉक हो, ये घातक हथियार है अमेरिका के पास। हल्के निगरानी वाले ड्रोन्स भी हैं जिसमें RQ-11 रेवन का नाम आता है। दुनिया भर में इसी से अमेरिका ऑपरेशन कर रहा है। 13,000 से ज्यादा सैन्य ड्रोन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। अब बात करेंगे चाइना की। चाइना के पास विंग लूंग और CH-5 जैसे ड्रोन्स हैं। सैकड़ों ड्रोन चाइना के पास हैं और एक्सपोर्ट में भी चाइना ड्रोन्स में टॉप नंबर पर है। अब आपको लेकर चलते हैं रशिया। रशिया में ओरलॉन 10 से लेकर कामिकाज़े ड्रोन तक यूक्रेन युद्ध में लगातार इनका इस्तेमाल किया गया है। आए दिन आप खबरें सुनते होंगे कि रशिया ने यहां ड्रोन दाग दिया, वहां ड्रोन दाग दिया, तो ये रशिया की शक्ति है। टर्की की बात करते हैं। टर्की में बैक्टार TB2 से पूरी दुनिया हिला दी थी। आर्मेनिया, अजरबैजान और यूक्रेन में काफी अहम रोल टर्की ने प्ले किया था। इजराइल की बात की जाए तो हरमेस और हेरोन जैसे ड्रोन्स इजराइल के पास है। दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर ड्रोन्स के मामले में इजराइल भी माना जाता है। ये वो टॉप 10 देशों की लिस्ट आपको बता रहे हैं जिसमें ड्रोन्स काफी अहम भूमिका निभाते हैं। छठे नंबर पर ईरान है। शाहद 136 ड्रोन से पूरी दुनिया में इसका डर है। रशिया समेत कई देशों को सप्लाई करता है। अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी, जहां यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार है। 670 सैन्य ड्रोन का बेड़ा है इसके पास, जिनका उपयोग निगरानी, टोही, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। टॉप 10 में इंडिया का भी नाम है। भारत ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त छलांग मारी है। लगभग 625 सैन्य ड्रोन हमारे पास हैं। हेरोन, स्टरम और प्रेडेटर ड्रोन इंडक्शन हमारे पास है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडिजिनियस ड्रोन डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है इंडिया में। अब बात करते हैं 9th कंट्री की, जो पोलैंड है। करीब 1000 से ज्यादा ड्रोन पोलैंड के भी पास है। वॉरमेट जैसे सुसाइड ड्रोन शामिल है। इसके अलावा ऑरलीक और ऑर्बिटर जैसे ड्रोन भी पोलैंड के पास है। आखिरी टॉप 10 में पाकिस्तान के भी पास कई सैन्य ड्रोन हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है। टेक्नोलॉजी अमेरिका, टर्की, इंडिया या रशिया जैसे देशों से बहुत कम है। विंग लूंग सीरीज के अटैक ड्रोन, CH-4 जैसे सर्विलांस और स्ट्राइक ड्रोन पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान चीन से खरीदे हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। ये वो टॉप 10 देशों की लिस्ट आपने देखी है।